नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो 15 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में येस बैंक का जो FPO है, वो जो इशू हो रहा है FPO, क्या आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो है ये वीडियो जो है मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, दिस इज़ ओनली माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आप मुझसे सहमत भी हो सकते हैं, आप मुझसे असहमत भी हो सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है खुद का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप असहमत हैं तो आप इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो बस मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आप मुझसे असहमत भी हो सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से एनालिसिस करता है। बस मैं आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट्स और डाटा पॉइंट्स दिखाता हूँ। आपको हर अपने एनालिसिस के अंदर जो डाटा पॉइंट्स सजेस्ट करते हैं कि क्या हमें एक्शन लेना चाहिए। अब वो एक्शन आपको लेना है या नहीं लेना, इट इज़ योर विश एंड इट इज़ योर डिसीज़न एक्चुअली। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। जो भी हमारे यहाँ पे एनालिसिस किए जाते हैं इस चैनल के ऊपर, चाहे वो किसी स्टॉक के लिए हो, चाहे वो किसी इंडेक्स के लिए हो, या फिर किसी भी टाइप का एनालिसिस मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे, तो वो केवल आपको एक इंडिकेशन देता है। वो एनालिसिस या वो डाटा पॉइंट्स केवल आपको एक इंडिकेशन देते हैं। अब उसके बेसिस के ऊपर जो भी इंडिकेशन मिल रहा है, आप उसको फॉलो करना चाहें ना करना चाहें, दिस इज़ ओनली योर विश। मेरा खुद का जो पॉइंट है, मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, मैं जो है अपने डाटा पॉइंट्स के अगेंस्ट कभी नहीं जाता हूँ। हो सकता है कि मेरे डाटा पॉइंट्स कभी कभी मेरे फेवरेबल ना हो, ठीक है, तो वहाँ पर मैं या तो ट्रेडिंग नहीं करता, या फिर मैं वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर मैं ट्रेड करूँ तो बहुत कम एक्सपोजर से करूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले क्या कहते हैं अपने येस बैंक के बारे में। येस बैंक का FPO आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे पहली चीज़ तो मैं बताता हूँ आपको, जो नए बंदे होंगे यहाँ पर, जो नए लोग होंगे हमारे चैनल के ऊपर, डेफिनेटली उनको मैं बताता हूँ कि FPA होता क्या है, FPO एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों यहाँ पे FPO की जो आपके अगर कुछ जानना है FPO के बारे में, तो वो इन्वेस्टोपीडिया के ऊपर ये FPO का जो एक आर्टिकल है पूरा का पूरा, यहाँ पर ये मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इस आर्टिकल का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल भी जाएगा। तो देखिए दोस्तों, FPA कुछ नहीं होता। FPO क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होती है। मतलब कोई ऑलरेडी जो लिस्टेड होती है कंपनी, अगर उसको फंड रेज करना है दोबारा से, तो वो FPO के ज़रिए करती है। और अगर कोई ऐसी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और उसको फंड रेज करना है, तो वो IPO के ज़रिए करती है। तो दोस्तों यहाँ पर IPO और FPO दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, IPO क्या होता है कि जो लिस्टेड नहीं है कंपनी और फर्स्ट टाइम लिस्टेड होने जा रही है, तो वो मार्केट से कैपिटल रेज करती है और वो IPO के थ्रू करती है। ठीक है, ये इसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि हमारी इनिशियल कैपिटल रेज के लिए की जाती है। और यहाँ पर जो है ये FPO में क्या होता है, FPO में जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी होती हैं, वो कंपनी जब दोबारा से कोई फंड रेज करती हैं तो उसको FPO के कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमको दोनों चीज़ समझनी पड़ेगी। देखिए, किसी कंपनी का आपको FPO या IPO मिलेगा, दोनों में से कुछ भी मिलेगा, तो आपको एक ऑब्जेक्टिव और एक आपको बात जो है याद रखनी पड़ेगी। वो दोस्तों क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उस FPO या IPO को लेके आने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जब तक आप इसको नहीं समझोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि हमको क्या उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा कि उस FPO या IPO जो आ रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड चीज़ आपको क्या समझनी पड़ेगी कि जो वो कंपनी है, वो जो कंपनी है किस सेक्टर के अंदर क्या काम करती है। ठीक है, किस सेक्टर के अंदर काम करती है वो कंपनी जिसका FPO या IPO के अंदर आप सब्सक्रिप्शन करने वाले हैं। और दूसरी चीज़, उस सेक्टर के अंदर क्या डिमांड मौजूद है करंट टाइम के अंदर, या फिर फ्यूचर में उस सेक्टर के अंदर डिमांड आएगी, ये भी चीज़ आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें अगर आप देख लोगे, ठीक है, पहली चीज़ कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकंड चीज़ वो किस सेक्टर के अंदर है,
तीसरी चीज़, उस सेक्टर के अंदर डिमांड है अभी या नहीं, या फिर फ्यूचर में आएगी या फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सिंपल होगा आपके लिए जान पाना, और आपके लिए खुद डिसीज़न ले पाना बहुत सिंपल होगा कि आपको किसी एफपीओ या आईपीओ के अंदर किसी भी कंपनी का अगर आता है तो क्या आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन करना चाहिए उसका या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये वाली 3 बातें जो हैं आपको ख्याल रखनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव, सेक्टर और डिमांड। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया और क्लियर भी कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो हम बात करते हैं येस बैंक की। येस बैंक जो है अभी 15,000 करोड़ का एफपीओ लेके आ रहा है। ठीक है, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पर जो एफपीओ की जो इशू की जो डेट है वो जो है 15 तारीख से लेके और 17 तक है। 15 से लेके और 17 जुलाई तक यहाँ पर है। ठीक है, आप 15 तारीख से लेके 17 तारीख तक के लिए बीच में एफपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन डाली हुई है वहाँ पर एफपीओ के अंदर कि वहाँ पर एक लॉट एफपीओ का, यानी कि येस बैंक का अगर आप सब्सक्रिप्शन करोगे एफपीओ के अंडर तो आपको एक लॉट इशू होगा। एक लॉट के अंदर वहाँ पर 1000 क्वांटिटी वहाँ पे डाली गई हैं। येस बैंक के एफपीओ के अंदर एक लॉट मिलेगा आपको। ठीक है, एक लॉट से कम नहीं मिल सकता, कम से कम आपको एक लॉट लेना ही पड़ेगा। एक लॉट के अंदर आपको 1000 क्वांटिटी मिलेंगी। ठीक है, 1000 क्वांटिटी मिलेंगी, यानी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ पर 12,000 रुपीज़ का। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को लेके कि 12,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है 12 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, 12 रुपीज़ पर शेयर के ऊपर यहाँ पर एफपीओ का प्राइस सेट हुआ है, जो कि आपका 15 तारीख से लेके 15 से लेके और 17 के बीच में आपका इशू वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। ठीक है, लॉट कितना मिलेगा, ये 12 रुपये पर शेयर के ऊपर हुआ है। 1000 क्वांटिटी कम से कम लेनी पड़ेगी आपको, यानी कि 12 रुपये के हिसाब से 1000 क्वांटिटी का अगर आप एक लॉट लेते हो तो आपका 12,000 रुपया लगेगा कम से कम। इससे कम आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो आपने ये चीज़ समझ ली कि किस तरीके से कितना लॉट है, कितनी डेट को है, कितने रुपए के प्राइस के ऊपर हो रहा है और आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ ली। अब आप दोस्तों बेसिक मुद्दे के ऊपर आइए। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम पहले ये समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। हम तीनों चीज़ों को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। पब्लिक एफपीओ के जरिए येस बैंक जो है 15,000 करोड़ रुपया क्यों उठा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी क्या हुआ है, ऑब्जेक्टिव मैं आपको समझा देता हूँ। अभी यहाँ पे मॉरेटोरियम जो है आपका 3 महीने एक्सटेंड हो चुका है बैंक्स के लिए। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी है येस बैंक के ऊपर, मतलब इसके जो डेप्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। लॉसेस हो रखे हैं पिछले कुछ कंटिन्यूस बहुत सालों से। ठीक है, अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा टाइम पीरियड जो है, जो कि एक लोन को रीपेमेंट करने का जो टाइम पीरियड है वो जब 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो हो सकता है कि वहाँ पर हमको क्या कहते हैं लिक्विडिटी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत येस बैंक के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी चाहिए उनको अपने डे टू डे एक्सपेंसेस और अपने स्टाफ की सैलरी और मतलब एवरीथिंग जो भी उसका सर्वाइव करने के लिए मतलब चाहिए होता है। मतलब सेविंग अकाउंट्स के इंटरेस्ट भी पे करना होता है, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट तो वहाँ पे नहीं मिलेगा उनको 3 महीने तक। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया 3 महीने, एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दिया है, तो वहाँ पर उनको सर्वाइवल तो कम से कम करना ही पड़ेगा। सर्वाइवल के लिए उनको 15,000 करोड़ रुपीज़ जो है यहाँ पर उन्होंने एफपीओ के अंदर डाला हुआ है। इस एफपीओ का कोई भी लेना देना नहीं है, इस मनी का कोई भी लेना देना नहीं है कि यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग होगी इस बैंक की, या फिर इस बैंक की अब क्या कहते हैं कि कोई एक्सपेंशन मोड में जाएगा ये बैंक, या फिर कोई ग्रोथ मोड में जाएगा। ऐसा कोई भी इनका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर कर दिया। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा ये है कि इनको मॉरेटोरियम जो यहाँ पर 3 मंथ का एक्सटेंड हुआ है उसके अगेंस्ट में, जब इनको अपने लोन्स के अगेंस्ट में पेमेंट्स और अपनी इंटरेस्ट रेट जो इनकी अर्निंग होती है लोन के अगेंस्ट में वो नहीं मिलेगी,
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनको सर्वाइवल के लिए मनी चाहिए और इस मनी को ये लोग पहले से ही अरेंज करके चल रहे हैं। आप अब खुद समझ लीजिए कि ये क्या, ये अच्छी बात है या फिर बुरी बात है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हो। मतलब यहाँ पे एक तो समस्या उन्होंने पकड़ ली पहले से पहले ही यस बैंक ने, और उसका सॉल्यूशन जो है वो भी ये पहले से पहले ही ढूंढने की तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये पैसा जो है 15,000 करोड़ रुपया जो ये उठाएंगे एफपीओ से, अब ये पहले देखना होगा कि पूरा 15,000 करोड़ रुपया ये उठा पाते हैं या फिर नहीं उठा पाते। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, जो कि मतलब जो कि इनकी 18th को जो ये पब्लिश करेंगे अपनी रिपोर्ट के सब्सक्रिप्शन कितना % यहाँ पर हुआ है, वो आपको रिपोर्ट में देखने को मिलेगा 18 जुलाई को जो आएगी। तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। अब आप खुद चेक कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि आपको ये ऑब्जेक्टिव मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेकंड चीज़ हमको क्या देखना होता है, किस सेक्टर से है, तो सेक्टर हम जानते ही हैं, प्राइवेट बैंक है ये, ठीक है, प्राइवेट बैंक है। तो यहाँ पर प्राइवेट बैंकों की हालत जो है वो हम सबको पता है कि क्या चल रही है क्या नहीं चल रही। उनकी कंडीशंस बहुत ख़राब हैं। हर बैंक जो है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, वो सारे बैंक जो हैं फ़िलहाल बहुत दयनीय स्थिति के अंदर हैं। पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर वहाँ पर कोई भी डिपॉजिट ग्रोथ उनकी इंक्रीज़ नहीं हो रही है। लोन्स जो हैं वो जो भी दे रखे हैं उनको रिटर्न्स उनको नहीं मिल पा रहा है टाइम से, क्योंकि वहाँ पे आरबीआई की पॉलिसीज़ जो उन्होंने लॉकडाउन की वजह से किया हुआ है वो भी उनकी समस्या है। उनकी जो एनपीएस की समस्या है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, ठीक है। तो बहुत सारी समस्याएं अभी चल रही हैं इस सेक्टर के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर तीसरी चीज़ जो हमको यहाँ पर देखनी पड़ेगी वो है डिमांड। दोस्तों यहाँ पे डिमांड का मतलब बैंकिंग सेक्टर से ये है कि बैंकिंग सेक्टर की जो इनकम होती है वो होती है लोन से, ठीक है। जो वो लोन प्रोवाइड करते हैं अपने यूज़र्स को, तो वो जो लोन्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के सैलरी कट हुए हैं और लोगों की इनकम भी इफ़ेक्ट हुई है, कुछ लोगों की जॉब्स भी गई हैं, जिसकी वजह से लोन्स तो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन उनकी डिमांड जो है, लोन्स की जो डिमांड है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लोन की डिमांड डिक्रीज़ हुई है तो फ्यूचर के अंदर, अब मतलब ये मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई 3 से 4 साल के हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो लेके चल रहे हैं अगले 1 साल तक के लिए लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो डिमांड अगर डिक्रीज़ हुई है, समस्याएं भी यहाँ पर हैं, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। तीनों चीज़ अगर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो 3 में से तीनों चीज़ जो है यहाँ पर हमारे फेवरेबल, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरे फेवरेबल कंडीशंस के अंदर नहीं है। मेरे फेवरेबल कंडीशंस के अंदर अगर होती तो मैं इसको डेफिनेटली सब्सक्राइब करता, और हम 18th को यहाँ पे देखेंगे भी कि कितना % यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हुआ है, 15,000 करोड़ का पूरा हुआ है या फिर नहीं हुआ। और ये अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। मैंने केवल आपको लॉजिक्स और आपको केवल मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, केवल वो भी अपना। आप मेरे से डिसएग्री होकर करना चाहें, आपका वेलकम है, आप कर सकते हो, मुझे उसकी कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। इट इज़ योर पैसा, जो आपका पैसा है वो उसके मालिक आप हैं। आप जैसा करना चाहेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरा जो पॉइंट है कि मैं यहाँ पे एग्री नहीं हूँ इस एफपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर मुझे करना भी है तो दोस्तों यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा पैसा जो है लेकर नहीं आऊँगा। यहाँ पर मैं इस सब्सक्रिप्शन के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डालूँगा। मैं अपना 10% से लेके 20% तक का ही डालूँगा अपने कैपिटल का पैसा, अगर मैं डालना भी चाहता हूँ तो। लेकिन सिंपल सी बात है, ये पैसा जो आप डालोगे कम से कम आपको 2 से 3 साल होल्ड करना पड़ेगा अपने रिटर्न के लिए। ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ, 3 साल तो कम से कम आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। आपको पैसा अगर 3 साल के अंदर अच्छा खासा रिटर्न चाहिए तो आपको लंबा रिटर्न करना, होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन पैसा, मेरी एडवाइस यही है कि 10% से लेकर 20% तक डालिएगा, ज़्यादा पैसा मत डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इस बैंक के अंदर चल रही हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आपको वीडियो समझ में आ भी गई होगी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र क्या होता है और आईपीओ क्या होता है। और आई होप आपको यहाँ पे
सब कुछ क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यहाँ पे कोई वीडियो पसंद आई अगर आपको ये वाली, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होती है तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन आपको अपने ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं कल संडे को अपने निफ्टी व्यू के अंदर, और अभी के लिए थैंक यू सो मच देखने के लिए। थैंक यू।